नमस्कार. धर्मसंस्थापक जगद्गुरु भगवान श्रीकृष्ण यांच्या चरणी वंदन करतो. आजच्या या पत्रकार परिषदेला उपस्थित सर्व पत्रकार बंधूंचे मी हिंदू जनजागृती समितीच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो. आजच्या या पत्रकार परिषदेला भाग्यनगर चे विधायक श्री टी राजा सिंग हे आज उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री रमेश शिंदेजी हे सुद्धा उपस्थित आहेत. आजच्या या पत्रकार परिषदेला सर्वप्रथम श्री रमेश शिंदेजी आपल्याला संबोधित करते. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपले विचार व्यक्त करावे. नमस्कार. सर्व पत्रकार बंधूंना नमस्कार. आणि आजची जी पत्रकार वार्ता आहे त्यामध्ये स्वतः राजाभाई आपल्याशी संवाद साधतील, परंतु त्या मागची जी भूमिका आहे, सर्वप्रथम तर गोवा सरकारचं स्वागत करावं आणि गोवा सरकारचं अभिनंदन केलं पाहिजे की त्यांनी जो गोव्याच्या इतिहासातला एक महत्वाचं ठिकाण छत्रपती संभाजी महाराजांनी बांधलेला मर्दनगड किल्ला आणि त्याच्याबरोबर हात कात्रोखाम यांना संरक्षित स्मारक घोषित करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले. ही अधिसूचना जी सरकारने काढली तर त्याबद्दल सरकारचं खरोखर खूप धन्यवाद व्यक्त करायचे. त्याच्याबरोबर दुसरा महत्वाचा विषय की आता हे लवकरात लवकर संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित झालं पाहिजे. आणि त्याच्याबरोबर आणखीन एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे की गोवा राज्यामध्ये हिंदूंचं जे संघटन आहे तर ते चांगल्या पद्धतीने निर्माण होत आहे. विविध विषयांच्या संदर्भामध्ये गोव्यामध्ये हिंदुत्ववादी संघटित होत आहेत. तर हे एक मोठं संघटन या निमित्ताने निर्माण व्हावं असा आपला या दृष्टीने प्रयत्न चालू आहे. अर्थात हे सगळं संघटन इतकं सोपं आहे किंवा गोव्याच्या दृष्टीने जसं वाटत होतं तसं आता परिस्थिती तेवढी राहिलेली नाहीये. याची दोन कारणं मला असं वाटतात की दिली पाहिजेत. त्यातला पहिलं कारण म्हणजे राजाभैया यांची सभा ही जवळपास मला वाटतं की 1 महिन्यापूर्वी आपण नियोजित केली. ही 1 महिन्यापूर्वीपासून या सभेचं सगळं आयोजन किंवा सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्या चालू आहेत. आणि असं असताना एकीकडे आपण म्हणतोय की संविधान आपल्याकडे आहे, आर्टिकल 14 आणि 15 आपल्याला भाषण स्वातंत्र्य आणि सगळ्या गोष्टींचा अधिकार देतं. आणि अशा परिस्थितीमध्ये जे या परिषदेसाठी किंवा या कार्यक्रमासाठी लावलेले होर्डिंग आहेत त्याच्यावरती कोणीतरी घाणेरडे प्रकारचे स्प्रे पेंटने चित्र काढतो. अर्थात आम्ही पोलिसांकडे तक्रार नोंदवली. पोलिसांनी चित्रीकरण बघून आम्हाला सांगितलेलं आहे की आम्ही लवकरच त्याला अटक करू. परंतु जर भाषण आम्ही करतो आहोत किंवा आम्ही काहीतरी विषय मांडणार आहोत तर त्यात होर्डिंगवरती घाणेरडी आणि अश्लील चित्र काढायचं काय कारण आहे? म्हणजे हे संस्कार आहेत का त्यांचे? या गोष्टी त्यांच्या घरी त्यांना शिकवलेल्या आहेत का? हा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे. दुसरं, आज कोणीतरी गोव्यामध्ये पण डॉन झालाय म्हणून मला कळलं. हा कोण आला हो डॉन इकडे गोव्यात आणि कधीपासून झाला? डॉन आम्हाला सिनेमातला माहिती आहे. त्यातले थर्ड क्लास फालतू इथे येऊन डॉन बनतायत आणि स्वतःला डॉन म्हणतायत आणि
पोस्ट काय काढतायत, सरकारला आव्हान काय करतायत. सरकारला आव्हान करतायत की या सभेचं आयोजन महाराष्ट्रातल्या कोणीतरी केलेलं आहे, महाराष्ट्रातून गोव्यात येऊन हे करतायत आणि ईदच्या निमित्ताने ही सभा घेतलेली आहे. अरे बाबा, तुमच्या ईदचा आणि आमच्या सभेचा संबंध काय? 1 महिन्यापूर्वी आम्ही सभा ठरवली आहे. बरं, ईदच्या दृष्टीने आम्ही काय त्याच्यामध्ये म्हटलंय, आमचं कुठे कमेंट आहे, आमच्या प्रसिद्धी पत्रकात कुठे लिहिलेलं आहे. आणि तिसरं सगळ्यात महत्वाचं की 23 तारखेच्या अगोदरच या सभेला येणाऱ्या सगळ्यांना अटक करा. म्हणजे सगळ्या गोमंतकी लोकांना अटक करणार काय? या लोकांना अक्कल नावाची गोष्ट आहे की नाही, की मदरशामध्ये ह्याच गोष्टी शिकवल्या जातात ना? हे शर्यत चाललेलं राज्य नाहीये, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. त्या कोण डॉन आहे त्याने, इथे शर्यतचं राज्य नाहीये, संविधानाचं राज्य चालतं गोव्यामध्ये. आणि अशा परिस्थितीमध्ये या संविधानामध्ये जर भाषण स्वातंत्र्य आहे तर भाषण करण्यापूर्वीच अटक करा. हा कुठला प्रकार आहे नेमका? आणि ह्या लोकांना बांगलादेशी गोव्यामध्ये घुसतायत त्याची चिंता नाही, पॅलेस्टाईनच्या समर्थनासाठी मोर्चे काढतात त्याची चिंता नाही, पण गोव्यात कोणीतरी बाहेरून येऊन भाषण करणार. अरे मग तुमच्या बांगलादेशी काढा ना पहिले बाहेर इथे. तुम्ही जर खरे स्वतःला गोमंतकीय म्हणवता तर मग पहिले बांगलादेशी काढा बाहेर. पण बांगलादेशींना सांभाळून ठेवायचं आणि या कार्यक्रमाला विरोध करायचा, हा कुठला प्रकार आहे? तेव्हा ह्या सगळ्या दृष्टिकोनातून त्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे की संपूर्ण भारतामध्ये गोवा हे एकमात्र युनिफॉर्म सिव्हिल कोड असलेलं राज्य आहे. आणि जर तुम्ही ह्या पद्धतीने शर्यत जसे चालते तसं जर वागायला लागलात तर आम्हाला सुद्धा इथे दाखवता येईल की युनिफॉर्म सिव्हिल कोडचा वापर करून तुमचे हम 4 आणि हमारे 25चा जो नियम चाललाय ते कसं बंद करायचं हे आम्हाला पण इथे करता येईल. त्यामुळे विनाकारण हिंदुत्ववाद्यांनी तुम्हाला कुठलंही आव्हान दिलेलं नसताना, कुठल्याही प्रकारच्या बाकीच्या गोष्टी केलेल्या नसताना अशा प्रकारच्या गोष्टींमध्ये शिरू नये असं ह्या तथाकथित डॉनला मला सांगायचंय. मी मुद्दाम त्यांचं नाव नाही घेत आहे, कारण असल्या लोकांची नावं घेण्याचं आम्हाला गरज नाहीये. तुम्ही तुमच्या समाजाचे डॉन बनू शकता, इकडे गोव्याचा डॉन बनायचा प्रयत्न करू नका. त्यामुळे त्या दृष्टीने हा महत्वाचा विषय की गोव्यामध्ये हिंदू समाज एकत्र येऊन, गोव्यातल्या सगळ्या हिंदुत्वादी संघटना एकत्रित येऊन एक सभा घेत आहेत. सभेचा उद्देश काय आहे तर मर्दनगडचा जो निर्णय झाला त्याच्याविषयी सरकारचं अभिनंदन करणं, त्या दृष्टीने हिंदूंना संघटित करणं. या सगळ्या प्रकारामध्ये यांचा संबंध काय आहे? त्यामुळे ह्या सगळ्या दृष्टिकोनातून सांगायचं इतकंच आहे की आज जसजसे ही सगळी लोक आली आहेत, आपल्या समाजाची लोकसंख्या वाढवायला लागले, तसतसे ह्या समस्या आणि आता आपली दादागिरी सुद्धा दाखवणं चालू झालेलं आहे त्यांचं. तेव्हा ही दादागिरी फार काळ चालवू नये असं आम्हाला त्यांना सांगायचंय, कारण गोव्यातला हिंदू समाज काय तेवढा झोपलेला नाहीये हे त्यांनी लक्षात ठेवायला पाहिजे. तेव्हा ह्या प्रमुख 2 महत्वाचे विषय जे होते ते मी आपल्याला सांगितले. राजा भैयांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपल्याला संबोधित करा. सभी मीडिया मित्रों को नमस्कार, प्रणाम। आज गोवा की धरती पर फिर से आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और कल कोंडा में हिंदू जन जागृति समिति के तत्वाधान में हिंदू राष्ट्र जागृति सभा का आयोजन किया गया है। तो एक दिन पहले ही हमारे रमेश जी के आदेश पर आने का अवसर मिला और आज प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया है।
अभी रमेश जी ने बहुत ही विषयों पर चर्चा की है, बात की है, लेकिन हम समिति का कई वर्षों से एक ही एक लक्ष्य है, एक ही एक उद्देश्य है कि गोवा की पवित्रता को बचाए रखना। और कई वर्षों से गोवा राज्य के अलावा भी अनेकों राज्यों में धर्म को मजबूत करने के लिए, नौजवानों में देश धर्म समाज के प्रति जागरूकता आने के लिए हिंदू जन जागृति समिति निरंतर कार्य कर रही है। हिंदू जन जागृति समिति का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि भारत बने हिंदू राष्ट्र, और वही लक्ष्य को ले लेकर अनेकों राज्यों में, अनेकों जिलों में बहुत बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। और कल हमारे इस गोवा की पवित्र धरती पर भी आयोजन किया गया है। जैसे रमेश जी ने मुझे बताया कि गोवा सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, मर्दनगढ़ किले को एक संरक्षित करके उसके विकास के लिए विकास करने का एक लक्ष्य उठाया है, और हाथ कटोर खंबे को भी, और ऐसे अनेकों जो हमारे पुरातत्व चीज, जो हमारे पुरानी चीजें हैं, उन सबको संरक्षित रख करके उनके विकास के लिए एक कदम आगे बढ़ाने की सरकार ने योजना बनाई है। मैं हमारे गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने एकमात्र किला जो छत्रपति संभाजी महाराज जी खुद खड़े होकर एक किले का निर्माण किया गया था, उस किले को फिर से जनता के लिए बीच में लाने का और उसको अच्छे से विकास करने का एक बहुत अच्छा उन्होंने निर्णय लिया है। और उस किले की रक्षा के लिए बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया, बहुत सारे लोगों ने प्रयत्न किया, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो धरना प्रोटेस्ट के माध्यम से हो, और समिति भी निरंतर सभी नौजवानों में एक जोश भर के उस किले की रक्षा के लिए, उस किले के विकास के लिए कार्य कर रही थी। और आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने और विधानसभा में बहुत सारे मंत्रीगणों ने और हमारे विधायक जी ने भी कि हाँ, ये किला बचना चाहिए, इसका विकास होना चाहिए, एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है। इसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ गोवा को लोग अलग जरिए से देखते हैं, लेकिन अगर हम गोवा के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो गोवा का इतिहास बहुत बड़ा है और बहुत प्राचीन है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी से ये भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत बड़े बड़े अलग दूसरे कंट्रियों में, दूसरे राज्यों में म्यूजियम बने हुए हैं, तो हमारे गोवा की जो अच्छाई है और गोवा का जो संघर्ष है कि किस प्रकार से हमारे मठ मंदिरों को पुर्तगालियों ने तोड़ा था, अत्याचार किया था, उसका भी एक म्यूजियम बने कि गोवा में जब लोग आए तो सिर्फ खाने पीने के अलावा गोवा के इतिहास के बारे में भी वो लोग जाने। तो तभी जान सकेंगे जब टूरिस्ट जब आते हैं तो उनको यहां पता चले कि पंजिम जैसे क्षेत्र में कैसीनो के अलावा म्यूजियम भी है, और उस म्यूजियम में गोवा के प्राचीन इतिहास के बारे में, गोवा के मठ मंदिरों के बारे में और गोवा के संघर्ष के बारे में अगर उस म्यूजियम में अगर हम बताएंगे तो बाहर जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी पता चलेगा, और गोवा की जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी गोवा के इतिहास के बारे में पता चलेगा। अगर मुख्यमंत्री जी इस विषय पर भी अगर विचार करते हैं तो एक बहुत बड़ा कार्य रहेगा। साथ ही साथ जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आज गोवा में व्यापार जिहाद बढ़ते जा रहा है। हमारे इस गोवा के अनेकों बीचेस है, जैसे कलंगुट हो या बागा हो, ऐसे अनेकों बीचेस है जहां पर हमारे लोकल गोवा के भाई बंधु क्या करते हैं कि उनको कम रेंट में या ज्यादा रेंट के लालच में जो बांग्लादेशी जो रोहिंग्या है वो गोवा में घुसते जा रहे हैं। तो अगर वैसे ही ये लोग घुसते रहेंगे तो गोवा के अनेकों जिलों की डेमोग्राफी बदल जाएगी, अनेकों क्षेत्रों की डेमोग्राफी बदल जाएगी। तो हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को जो घुसे हुए उनको गोवा से बाहर भगाना है,
रोहिंग्या बांग्लादेशी मुक्त गोवा बनाना है। इस विषय पर भी मुख्यमंत्री जी विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जैसे आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे गोवा का जो हिंदू है आज अच्छे से धर्म के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति जागरूक होते जा रहा है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो धर्म नगरी थी हमारी गोवा की धरती, आने वाले समय में फिर से एक बड़ी धर्म नगरी भी बन सकती है। ऐसा एक वातावरण बहुत अच्छे से बन रहा है। तो आज समिति के माध्यम से जितने भी जो कार्य चल रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य है और आने वाला इतिहास भी इन कार्यों को देखकर याद रखेगा और ये इतिहास रचने वाला है। और दूसरा, कल जो हिंदू राष्ट्र की जो सभा का जो आयोजन किया गया है, समिति का और हमारा बस एक उद्देश्य, एक लक्ष्य है। गोवा के अलावा हर राज्य के हिंदू को जगाना है, हमारे संस्कृति, हमारे देश, हमारे समाज को बचाना है और हमारा एक लक्ष्य है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। वो लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, आपने बोला कि बांग्लादेशी जो घुस रहे हैं गोवा में, वो इसके आपको लगता है कि गोवा की पुलिस काम नहीं कर रही, इसकी वजह से घुस रही है? गोवा की पुलिस और गोवा की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन हम और भी उनकी दृष्टि में लाना चाह रहे हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग पता नहीं किस कोने में कहां पर कैसे आके वो लोग डुप्लीकेट डॉक्यूमेंटेशन बनाकर आ जाते हैं। कहीं होटल किराए पे ले लेते हैं, कहीं मर्गी किराए पे लेते हैं। आज देखिए, फल बेचने वाला हो या गाड़ी रेंट पे देने वाला हो और दुकान रेंट पे देने वाला हो, दुकान पर नाम वही रहेगा, अंदर फोटो भी रहेगी, लेकिन दुकान चलाने वाला कोई और रहेगा। तो इसके लिए हम सरकार को, पुलिस को ये निवेदन करना चाहते कि कौन सी दुकान किस व्यक्ति की है और कौन चला रहा है, इसका सर्वे होना चाहिए। ज्यादा बड़ा गोवा है नहीं, तो अगर सर्वे रिपोर्ट रहेगी तो बाहर वाले कितने लोग हैं, घर वाले कितने लोग हैं, कितने बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्या है, इसका डाटा होना चाहिए। जैसे तेलंगाना जैसे जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी सर्वे हुआ। लगभग 8,000 रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को तेलंगाना की सरकार पाल रही है। लेकिन तेलंगाना की सरकार क्या करना चाहिए, उनको जहां से ये लोग आए वहां भगाना चाहिए। लेकिन ओवैसी के डर से एक वोट बैंक की तरह रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को वहां पर बसा के रखी, जिनके नुकसान हिंदुओं को नहीं हो रहा है, तेलंगाना में नुकसान मुसलमान को हो रहा है। रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से, बांग्लादेशी मुसलमानों की वजह से नुकसान मुसलमानों का हो रहा है, हिंदुओं का नहीं हो रहा है। क्योंकि लगभग जो लोग लोकल जो मुसलमान काम करते थे, वो सारा का सारा काम वो लोग करने लगे, वो भी आधे पेमेंट पे, तो नुकसान तो उनके हो रहा है। तो ऐसा नुकसान हमारी गोवा की धरती में ना हो, जो लोकल जो गोवा वाले हैं, जो हमारे भाई बंधु है, उनका नुकसान ना हो, यही उद्देश्य हम लोग मुख्यमंत्री जी की दृष्टि में ये लाना चाहते हैं। सभा के लिए कौन आ रहा है बाहर से? देखिए, सभा के लिए हमारे हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रमेश जी रहेंगे और मैं रहूंगा, और भी 2 वक्ता, इस स्थानीय 2 वक्ता रहेंगे। फर्मागुड़ी का किला है ना, उसको पर्यटन विभाग ने 150 करोड़ का वो प्रोजेक्ट बनाया है वहां पर। इसके पहले उसका ये हुआ था फाउंडेशन, और वो टूरिस्ट और उसके साथ म्यूजियम रहेगा वहां पर, और ये अभी अधिसूचित हो गया है। तो दोनों मिला के जो हो जाएगा वो, लेकिन बहुत दिन जा रहा है। अभी 1 बरस पहले हुआ था, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। तो इसके बारे में क्या करें? नहीं, इसमें मुझको ऐसे लगता है कि ये जो फर्मागुड़ी का किला जो है, या वहां की जो कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ी अलग है। क्योंकि वो 7D वहां पर स्टूडियो बनेगा, या वहां पर जो है वो साउंड एंड लाइट एंड साउंड शो होगा, वो सब मुद्दा अलग है। अभी जो हमारा जो कहना है कि पहले स्तर पर अभी जो मर्दनगढ़ किला जो है, जो अभी तक गवर्नमेंट की प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एक्ट में या उस यादी में ही नहीं था, सूची में नहीं था, वो अभी आया है। तो उसके बारे में विकास के दृष्टिकोण से तो आगे सोचा जा सकता है। जैसे मंत्री जी ढवळीकर जी ने कहा है कि हम उसको और सिद्धनाथ का जो पहाड़ है उसको मिला करके हम वहां पर भी कोई विकास की योजना करेंगे, वहां पर रोपवे बनाएंगे। तो इस प्रकार से योजना तो सरकार के पास है, लेकिन पहले जो है कि
गवर्नमेंट की प्रोटेक्टेड लिस्ट में आने के बाद वहां पर जो आज चल रहा है या वहां पर वो मतलब उसके जो बचे हुए अवशेष है वो तो प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। तो ये उसका मुख्य उद्देश्य है। राजेश सिंह जी, गोवा एक टूरिस्टिक प्लेस है ना, तो ज्यादातर गवर्नमेंट हमारा क्लब कल्चर ही प्रमोट करता है। तो एक तरफ आप संस्कृति बचाने को बोलते हैं और रेवेन्यू जनरेशन के लिए गवर्नमेंट क्लब कल्चर प्रोटेक्ट करता है। जैसे म्यूजिक इवेंट बहुत सारा होता है, तो उसको आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, ये अब से नहीं, कई वर्षों से ये कल्चर चलते आ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा रेवेन्यू भी शायद वो एंगल से सरकार को मिल रहा है। लेकिन इस कल्चर के साथ साथ में अगर धार्मिक कल्चर को भी अगर सरकार प्रमोट करेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, जैसे मैं आज फ्लाइट से आ रहा था तो हैदराबाद टू गोवा फ्लाइट, सब लोग मुझे देखने लगे, सब लोग पूछने लगे, राज सिंह जी आप गोवा जा रहे हो? मैंने कहा हाँ मैं गोवा जा रहा हूँ। नहीं, आप गोवा जा रहे हो? बोले हाँ यार मैं गोवा जा रहा हूँ। तो मैं पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो गोवा? नहीं, हम तो समुद्र के किनारे एंजॉय करने जा रहे हैं। तो मैंने उनको कहा गोवा में मैं हिंदुत्व की ज्योत जगाने जा रहा हूँ। सभी को मैंने ये संदेश दिया। तो हमारे जैसे बहुत सारे जो धार्मिक लोग हैं जो गोवा में हमारी संस्कृति को ढूंढने आते हैं, और बहुत सारे लोगों को हम दूसरे दूसरे राज्य में जहाँ हमारी सभा होती है हमको ये बताते हैं कि गोवा को आप एक रूप से देखते हैं, दूसरे रूप से भी देखिए। आज गोवा में 500 साल पुराने भी मठ मंदिर हमें मिलते हैं। आज गोवा में हजारों साल पुराने मठ मंदिर भी हमें मिलते हैं। एक बार वहाँ का कल्चर देखिए, उस मंदिर मठ में जाइए, वहाँ की जो बनावट है, वहाँ की जो कला है आपको दूसरे राज्य में नहीं देखने को मिलेगी। तो वैसे ही हमारे मठ मंदिरों को घूमने के लिए, उसके प्रचार के लिए भी अगर सरकार प्रयत्न करेगी जैसे क्लब कल्चर के साथ में, तो बहुत अच्छा संदेश जाएगा। क्या लगता है कि सर गोवा में हिंदू लोग जागा नहीं, ऐसा लग रहा है? सर आप बोल रहे थे कि हिंदू लोगों को जागने ये करने के लिए हम लोग गोवा में आ रहे हैं, ऐसा बोल जी रहे थे। जी, गोवा में हिंदू लोग क्या सिर्फ घर पे बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा नहीं है? बिल्कुल, गोवा का हिंदू बहुत जागरूक है, बहुत अच्छा है। देखिए, अगर गोवा का हिंदू जागरूक ना होता तो छत्रपति संभाजी महाराज द्वारा जो निर्मित ना एकमात्र किला आज सरकार की दृष्टि में नहीं आता। तो यहाँ के हिंदुओं का संघर्ष ही है जो आज वहां किले को संरक्षित करने के लिए, उसके विकास के लिए सरकार सोच रही है। लेकिन हमारे जो सोया हुआ हिंदू है उनको जगाने का हम लोग प्रयत्न करते हैं, क्योंकि आखिरी हिंदू को तक जगाना समिति का लक्ष्य है और आखिरी हिंदू को तक हम जगाएंगे। ये दिनों में एक गोवा में बहुत कंट्रोवर्सी चल रहे थे कि रिलीजन का ऊपर, क्योंकि लास्ट टाइम गौतम खट्टर जी भी आके एक स्टेटमेंट दिया था सैन फ्रांसिस के बारे में। आपको क्या लगता है कि गोवा में रिलीजन का इशू ये दिनों में ज्यादा हो रहा है, ऐसा लग रहा है? नहीं, गौतम खट्टर जी ने क्या कहा उस विषय में तो मुझे उतना ध्यान है नहीं, लेकिन हाँ वो अरेस्ट हुए थे इतना मुझे ध्यान था, क्योंकि हम निरंतरन हमारी सभाएं चल रही, हमारे कार्यक्रम चल रहे, इतने व्यस्त थे कि उस विषय पे हमने ध्यान नहीं दिया है। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो संकल्प है, सिर्फ गोवा राज्य नहीं, हर राज्य के हिंदू को जगाना है। हर राज्य के हिंदू को जाति पाति से बाहर निकालकर एक मुद्दा, एक लक्ष्य, वो है हिंदू राष्ट्र, उससे जोड़ने का हम लोग एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तुम्ही पळतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।